नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 10 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPUSI, दिल्ली पुलिस, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, PET एग्जाम एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेशनल अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय मामलों में द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी OBC जिसे कहा जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग, से संबंधित है 127वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर दो तीन बातें निकल कर आ रही हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद करेंगी। जैसे सबसे पहले पूछ लेगा कि हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया, तो 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर इसको अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं पॉलिटी से, तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब बात की जाए कि यह संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो यह साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोगों ने लिया है। क्योंकि हमारा संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य जिसे कहते हैं, सोवियत संघ से लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। इसी तरह से फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान से लिया गया है। रिपब्लिक जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। तो इस तरह से जैसे ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, समवर्ती सूची। यही कारण है कि हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में, यानी लोअर सदन में, यानी इसको कहते हैं निम्न सदन, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहले कोई भी विधेयक आता है तो उसे लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वह कानून बन जाता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी, मतलब यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह OBC लिस्ट तैयार करने का या अधिकार के देने का इसमें प्रावधान, और किसको दे रही है, राज्य सरकार। तो एक तरह से कह सकते हैं केंद्र सरकार पूरी तरह से बॉल डाल दिया है किसमें, राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। अब राज्य सरकार के ऊपर निर्णय, यानी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। तो अब बात आती है कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ दिस बिल, तो इसमें क्या प्रावधान हो सकते हैं। इन दिस अमेंडमेंट बिल दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट, देयर इज ए प्रोविजन दैट द स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ बी एबल टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ OBCs, यानी अदर बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट तैयार कर सकेंगी अब क्या, राज्य सरकारें। यानी अब राज्यों को किसी भी जाति को OBC में शामिल करने के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। हाँ, याद रखना, यानी स्टेट विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द सेंटर। तो दिस मीन दैट नाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी able to include any caste in their OBC population। तो अब यह बात तो यह महत्वपूर्ण हो गई, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह राज्य का मुद्दा हो गया, यानी अब राज्य के मामले जो है पास शक्तियों को दिया जा रहा है इस संशोधन के आधार पर। तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों आपने सुना होगा मराठवाड़ा, जो मराठा का आरक्षण की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तो आयरोनिकली ऑन 5th मई दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट राइट टू इंक्लूड एनी कास्ट इन OBC रेस्ट विद द सेंटर,
एंड नॉट विद द स्टेट। तो उन्होंने कहा कि अधिकार जो है किसी भी ओबीसी को, यानी किसी भी ओबीसी को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, ये केंद्र का मामला है। यही कारण है कि जो मराठा आरक्षण की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब ऐसे में बात आती है, हालांकि इसका विरोध किया केंद्र सरकार ने, उसे बोला सुप्रीम कोर्ट को कि इसकी फिर से पुनर्विचार किया जाए, और पुनर्विचार के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया। तो ऐसे में कैबिनेट ने यह जो है संविधान संशोधन लाया। तो इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब इसका असर क्या होगा, यानी अब राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल कर आरक्षण देने की मांग कर रहा है। तो अब इस तरह से अब राज्य लोग केंद्र पर नहीं करेंगे, यानी कि पहले क्या होता था, राज्य बोलते थे यह केंद्र का मामला है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य में डाल दिया है बात को। अब राज्य सरकारें यह निर्णय लेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक approves $300 million एडिशनल लोन फॉर रूरल रोड्स प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। यानी दोस्तों महाराष्ट्र कहाँ है, वेस्ट कोस्ट पर स्थित राज्य है जहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। तो महाराष्ट्र की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो यह कहाँ अवस्थित है? मनीला में अवस्थित है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो द एडिशनल फाइनेंसिंग विल बी यूज फॉर इम्प्रूविंग एन एडिशनल 1100 rural road and 230 bridges for a total length of 2900 किलोमीटर in 34 district of the state। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए 230 पुलों के सुधार के लिए किया जाएगा इस वित्त पोषण का यूज। तो यहां पर द प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन अगस्त 2019 फॉर इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग द कंडीशन एंड सेफ्टी ऑफ 2100 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड अक्रॉस महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यह खबर थी। पूछ लेगा कि हाल ही में किस राज्य में रोड ट्रांसपोर्ट के मरम्मत के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के निर्माण के लिए कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को वित्त की सहायता दिया। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। अब एडीबी के बारे में जान लीजिए कि इट इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक। इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1966, इसमें 68 मेंबर हैं। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी एंड 49 जो मेंबर हैं 68 में से वो एशिया पैसिफिक रीजन से हैं एंड 19 अन्य क्षेत्रों से हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। और इसका हेडक्वार्टर मंडालुओंग सिटी है, ये मनीला मेट्रो में वहीं पर स्थित है। जनरली आप लोगों से मनीला ही पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष और निदेशक मंडल के अध्यक्ष वह हैं मात्सुगु आसाकावा, जापान के हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है सामान्यतः जापान से ही होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। कतर बहुत ही सुंदर देश है, गल्फ कंट्री है। कतर हैज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कतर्स कैपिटल दोहाज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, सरपासिंग सिंगापुर से चांगी एयरपोर्ट एट द टॉप। यानी पहले जो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट सबसे टॉप पे हुआ करता था, वह पीछे चला गया है, 3rd रैंक पर चला गया है। यानी 8 सालों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट था, वो भी कहां का है? सिंगापुर का। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया है किसने? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो यह स्काई ट्रैक्स की सालाना रैंकिंग में वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड के तहत पहला स्थान हमाद एयरपोर्ट को मिला है। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में से एक टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे हवाई अड्डे का
अवार्ड मिला है। यह एयरपोर्ट अपनी सफाई और शॉपिंग की सुविधाओं के लिए खासा लोकप्रिय है। तो इस तरह से स्वच्छता की श्रेणी में टोक्यो एयरपोर्ट को विश्व में पहला स्थान दिया गया है। तो इस तरह से चांगी जो है 8 सालों तक टॉप पे था, इस बार 3rd रैंक पर है। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा इंडोर झरना भी है यहीं पर, और साउथ कोरिया का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 4th रैंक है। यह फैक्ट है, सीधे सीधे इसे ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो नारिता के नाम से भी जाना जाता है, यह भी 5वां सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। और जर्मनी के म्यूनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 6th रैंक है। और इसके अलावा म्यूनिक एयरपोर्ट को सालाना रैंकिंग में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भी चुना गया है। इसी तरह से ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट में को 7वां स्थान मिला है। और 8वें पे लंदन का हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 8वें पोजीशन पर। और जापान के 3 हो गए टॉप 10 में। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में 9th रैंक है। और इस तरह से चौथा भी टॉप 10 में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान के हैं। दक्षिण में स्थित यानी नगोया के दक्षिण में स्थित क्यूबू सेंट्रल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह जो है 10वां स्थान है। तो ये टॉप 10 में टॉप 5 कम से कम आप लोग याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों 101 यानी 101 मेंबर इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल आर्मी गेम 2021 इन रसिया। द 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्मी गेम 2021 will be held from 22 August to 4 September 2021. The competition will be hosted in 11 countries in 2021 गेम, यानी 11 देशों में आयोजित की जाएगी। यह 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है। तो इस तरह से भारतीय सेना के 101 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग लेंगे, जो कि 2015 से रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। दोस्तों, भारतीय दल आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नीपर फ्रंटियर एंड सेफ रूट गेम्स में भाग लेगा। तो इस तरह से द इंटरनेशनल आर्मी गेम ऑल्सो रिफर्ड टू एज वार ओलंपिक्स is an international military sport event which aims to strengthen military to military cooperation between countries and trust between the participating nations। यानी इस अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल को, जिसे युद्ध ओलंपिक भी कहा जाता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल आयोजन है जिसका उद्देश्य ही है कि सेना से सेना सहयोग और भाग लेने वाले देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना है। तो इन 2019 इंडिया हैड आल्सो को होस्टेड द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर। कहाँ है? राजस्थान में है, डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट नेशनल पार्क भी यहीं जैसलमेर में है। एंड हैज स्टूड फर्स्ट इन आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन। तो यह प्रथम स्थान प्राप्त भी किया था आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता में। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटीज में। दोस्तों, उज्ज्वला योजना, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, तो वहीं से उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। 5 करोड़ लोगों को लक्ष्य रखा गया था गैस कनेक्शन फ्री में देने का। तो इस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन और गिवन टू वोमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे बीपीएल कहा जाता है। तो आज ही 2.0 उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। और ये कहां से शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के ही महोबा डिस्ट्रिक्ट से। ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराती है। और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के, पूछ लेगा विद द हेल्प ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री के तहत। तो इस तरह से अंडर उज्ज्वला योजना 2.0 अलोंग विथ प्रोवाइडिंग द फर्स्ट रिफिल टू द बेनिफिशियरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, ए कूलिंग स्टोव will also be given for free, यानी चूल्हा भी फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरह से यह जो है तहत गैस कनेक्शन, इसमें कह रहे हैं जैसे कि नौकरी बदलने या किराए का घर बदलने की वजह से गैस कनेक्शन में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मिस कॉल मारेंगे आपका हो जाएगा उसमें रजिस्टर्ड। तो इस तरह से 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लॉन्च की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे।
अब 2.0 को महोबा से किया गया है। और इसका कौन ले सकता है लाभ? तो उज्ज्वला योजना का लाभ ओनली वुमेन कैन टेक बेनिफिट ऑफ उज्ज्वला स्कीम, और किसी भी श्रेणी में गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। और आवेदक महिला जो एप्लीकेंट वुमेन है मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। देयर शुड नॉट बी एनी अदर एलपीजी कनेक्शन अंडर दिस स्कीम इन द सेम हाउस होल्ड। तो इस तरह से अन्य कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यह है लोग हुई करेंगे, इससे लाभ हुआ है, महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन ए वर्ल्ड फर्स्ट साउथ अफ्रीका एकॉर्ड्स पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को दिया गया आविष्कार का पेटेंट। सोचिए, तो इस तरह से ए पेटेंट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड इन साउथ अफ्रीका ऑन ए फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल ज्योमेट्री which at first glance appear to be quite simple। यानी दक्षिण अफ्रीका में हाल में फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर पर एक पेटेंट दिया गया जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण सा प्रतीत हो रहा है। इस तरह से इन दिस फूड कंटेनर दैट आर इंटरलॉक्ड can be easily grasped and placed systematically by the robot, यानी यह रोबोट द्वारा आसानी से पकड़ा और व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है। Its inventor is not a human but an artificial intelligence system called DABUS, यानी DABUS नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है जिसकी वजह से इसको पेटेंट मिला है। तो डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटीमेंट, इसी को DABUS, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, निर्मित एक आर्टिफिशियल सिस्टम प्रणाली है विच इज क्रिएटेड बाय स्टीफन थेलर। स्टीफन थेलर के द्वारा यह निर्मित है। ये भी ध्यान रखेंगे, तो थेलर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करता है। थ्रू दिस सिस्टम द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एमुलेटेड एट न्यू इन्वेंशन और मेड। तो इस तरह से DABUS फॉल्स अंडर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ AI इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव मशीन, जिसे रचनात्मक मशीन कहा जाता है। जैसे कोरोना के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, जहां तक मानव पहुंच नहीं पा रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काफी सुलभ हो जा रहा है मामला। तो इस तरह से डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटीमेंट, जिसे DABUS को आविष्कारक के तौर पर दर्ज कराने वाले पेटेंट के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया भर में प्रयास किया गया था, जिसमें से केवल दक्षिण अफ्रीका ने यह पेटेंट प्रदान किया। हालांकि बाद में कानूनी वो इजाजत मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी करने का प्रयास किया। तो यह जो है जनरल, अभी इसका काफी विरोध भी हो रहा है, साउथ अफ्रीका में विरोध हो रहा है। तो इस तरह का देख सकते हैं कि काफी विरोध हो रहा है, यूरोपियन कंट्री विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से किसी भी सिस्टम को कैसे पेटेंट कराया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। श्रीधरन शरत विल बी न्यू चेयरमैन ऑफ द जूनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। श्रीधरन शरत होंगे जूनियर क्रिकेट चयन समिति के नए अध्यक्ष। फॉर्मर तमिलनाडु कैप्टन एंड लॉन्ग टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर श्रीधरन शरत is set to head the Cricket Board of India's BCCI Junior National Selection Committee to select the squad for next year's Under-19 World Cup। तो यानी कह सकते हैं कि श्रीधरन शरत का भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, जैसे कि अगले साल होने वाले Under-19 विश्व कप के लिए टीम का चयन वह कर सकें। तो सम ऑफ द नेम दैट हैव बीन एग्रीड अपॉन द BCCI include former Punjab batting all-rounder कृष्ण मोहन, याद रखना कृष्ण मोहन, who played 45 first-class matches between 1987 and 1995। तो पंजाब के पूर्व बल्लेबाज ऑलराउंडर कृष्ण मोहन भी इसमें शामिल हैं। मोहन जो है उत्तरी क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश से हरविंदर सिंह सोढ़ी, वह BCCI के मैच रेफरी भी हैं। पूर्वी क्षेत्र से बंगाल के तेज गेंदबाज राणा देव बोस का नाम आ रहा है।
An official announcement will be made at an appropriate time, but left-handed batsman Sharad is set to replace Ashish Kapoor as the chairman. यानी कपूर टेन्योर ended this year. तो यह आशीष कपूर की जगह इनका अध्यक्ष बनना तय है, यह ध्यान रखेंगे। और इसमें आशीष कपूर की अगुवाई वाली पिछली चयन समिति में देवाशीष मोहंती, ज्ञानेंद्र पांडे, राकेश पारिक, अमित शर्मा यह शामिल थे। तो अब नए सदस्यों का चयन होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज हम बात करेंगे, ये हैं किरण देसाई। दोस्तों इनको जो है याद रखेंगे 2006 में मैन बुकर अवार्ड मिला था। दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला, भारतीय महिला कह सकते हैं, तो वह इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए इनको बुकर अवार्ड मिला था। इनकी अन्य पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, एम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में आई थी। तो इनका जो फर्स्ट नॉवेल आया था 1998 में, हलबलू इन द गुआवा। फिर उसके बाद 2003 में आया था इंडिया पैक 2003, यह भी महत्वपूर्ण है, विन QSB वर्जन 2.0। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। बर्नार्ड अर्नोल्ट सरपासेस जे बेजोस एंड बिकम्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। यानी बर्नार्ड अर्नोल्ट ने जेफ बेजोस को पीछे किया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनरीज लिस्ट, फ्रांस बर्नार्ड अर्नोल्ट इज करेंटली द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी विश्व के सबसे अमीर शख्स हो गए हैं, यह फ्रांस के हैं। इनकी जो कुल राशि है, कुल संपत्ति है इनके पास जो है, करेंटली बात की जाए, इनके पास नेटवर्थ 197.7 अरब डॉलर है। ऑन द अदर हैंड जेफ बेजोस इज सेकंड विथ ए नेटवर्थ 192.7 एंड थर्ड रैंक पर हैं एलन मस्क साहब। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी टॉप 3 कम से कम याद रखिएगा। अब आते हैं स्पोर्ट न्यूज में दोस्तों। बांग्लादेश वॉन द T20 सीरीज 4-1। बांग्लादेश 4-1 से यह जीत गया है सीरीज। और किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को मात्र 62 रन पर ही समेट दिया लास्ट मैच में। तो इस तरह से 5-1 जो 5 मैचों की श्रृंखला में 4 मैच बांग्लादेश जीते और ऑस्ट्रेलिया मात्र 1 मैच जीता। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के डेज में। वर्ल्ड लॉयन डे है, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड लॉयन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन अगस्त 10 एवरी ईयर विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी इसके निम्नलिखित उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। यानी फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट द बिग कैट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी बड़ी बिल्ली के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के तरीके खोजें। एजुकेट पीपल हु लिव नियर वाइल्ड कैट ऑन द डेंजर्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उन्हें शिक्षित करें और खुद को कैसे बचाएं उनसे। तो इन सब के लिए यह मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड लॉयन डे वाज लॉन्च इन 2013। द बिग कैट इज लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द IUCN रेड लिस्ट। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। भारत में संवैधानिक विकास कब हुआ? तो हम सबसे पहले यह जानते हैं कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही 1600 से ही माना जा सकता है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी, और वो भी क्या, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो कंपनी ने पूरी तरह से भारत पर अधिकार अपना मतलब मजबूत कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी और वहाँ भारत के जो राजे रजवाड़े थे, देश जो रियासतें थी, इन सब लोगों ने मिलकर एक तरह से देखा जाए तो शोषण करना शुरू किया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का शोषण हो रहा था। ऐसे में भारत के लोगों के पास यह पॉइंट नहीं थे, या उन लोग किससे अपनी व्यथा को बताएं। तो इस तरह से भारतीय लोगों में काफी असंतोष था। तो
तो दोस्तों 1773 के आसपास की बात है, 1773 के आसपास की बात है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ देना कम कर दिया है, तो भारत से लाभ देना कम हो गया था। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। सोचिए, यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना लाभ कम हो रहा था, इसलिए उसने इस पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। हालांकि भारतीय खुश हुए कि ये हमारे लिए किया जा रहा है। तो अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश इन द प्रेसिडेंसी ऑफ कोलकाता कंसिस्टिंग ऑफ on the governor general and 4 members of his council who exercise their पावर ज्वाइंटली, यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करना। और दोस्तों बंगाल का गवर्नर अब जो है गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग था 1773 में। तो इस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा और मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के ही नियंत्रण में कार्य करना पड़ा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मैंने क्या कहा कि अब भारतीय लोग यहां पर जाकर अपनी बातों को कह सकेंगे और इस तरह से मुख्य न्यायाधीश इलिजा एम्पे को बनाया गया पहला मुख्य न्यायाधीश। और इसका कार्यक्षेत्र जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का। और इस तरह से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, वे उपहार भी नहीं ले सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दोस्तों फिर इसके बाद इसमें जो कमियां रह गई थी उसको समाप्त करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। यानी यह अधिनियम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या था? दोहरे शासन, यानी कह सकते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड थ्रू दिस एक्ट। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये देख रहे हैं ना, व्यापारिक यानी ट्रेड इश्यूज को कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को, यानी कह सकते हैं द्वैध शासन की व्यवस्था यहीं से स्टार्ट हो गई। राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और व्यापारिक ट्रेड इश्यूज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आया। थ्रू दिस एक्ट, या कह सकते हैं arrangement were made to finance the salaries of the members and employees of the board of control from the Indian revenue, यानी भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई कर्मचारियों के वेतन की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करती चली गई और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी अपनी परिषदों के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। और दोस्तों इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए फिर बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर अब व्यापारिक एकाधिकार, याद रखना यहां पर बड़ा लगेगा, तो जो ट्रेड मोनोपोली था उसको छीन लिया गया। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उन्होंने कहा कि अब आप चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को आप 20 सालों के लिए उनको एक अधिकार दिया गया। और दोस्तों इसी एक्ट के तहत फॉर एजुकेशन 1 लाख रुपया भारतीयों को शिक्षा के लिए दिया गया। वो भी किस शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा के लिए। यानी हाड़ मांस से तो वो भारतीय हों, लेकिन उनके अंदर अंग्रेजियत झलकनी चाहिए। इस तरह से ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई। तो यह 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों अब अगले अंक में अगले 1833, 1833, 1858 इन सब एक्ट की चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अनिकेत, मिली, नीतू गौतम, आदर्श सिंह, पूजा शर्मा, रोली सरोज, संदीप यादव, गौरव सिंह, एकता, पृथ्वी, त्रिवेणी बघेल, विनोद जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, नीरज यादव, साई तेजा डुग्गी, सुनंदा बेहरा, अयूब हसन खान,
संजय नेगी, रेणु बाला, स्वागतिका दलाई, अभिषेक यादव, विमल कुमार, सूरज उपाध्याय, डॉक्टर BL देवांगन, गोलू पासवान, दिलीप कुमार, आर्ची तिवारी, मुस्कान हरुण शेख। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है, कि OBC अदर बैकवर्ड क्लास टैक्सेशन कर लगाने संबंधित है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश, कब हुआ था स्थापना इसकी? 1965, 1966, 1967, 1968? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे HIA कहेंगे, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुआलालंपुर हवाई अड्डा, या कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अब बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वार ओलंपिक्स? तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, अग्नि शामक खेल विश्व यानी वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम, और जिम्नासियाड वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम। तो इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना 2.0 वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? बलिया, वाराणसी, महोबा, या मथुरा? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज गिवन पेटेंट फॉर फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल ज्योमेट्री? सिंगापुर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, who can be appointed by the Board of Cricket in India as the new chairman of Junior Cricket Selection Committee? अमरजीत KP, देवेंद्र बुंदेला, मिथुन मनहास और श्रीधरन शरथ। इन्हीं में से आपको बताना। Who is the author of the Inheritance of Laws? यानी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसे बुकर अवार्ड मिला था 2006 में। इसके राइटर कौन है? अनीता देसाई, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, या VS नायपॉल? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बांग्लादेश डिफीटेड विच कंट्री 4-1 इन T20 सीरीज? दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, या भारत? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश इन कलकत्ता? यानी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, या 1813 चार्टर एक्ट? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।